हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस। सो स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किसी भी आर्टिकल की सरफेस को और किसी भी मीडियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त रखा जा सके। यानी कि कोई भी आर्टिकल, सपोज आप कोई भी कैंची यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप फॉर्सेप यूज़ कर रहे हैं लैब्स में, तो उसी चीज़ को अगर आप दूसरे पेशेंट पे यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, कोई जीवाणु थे जो एक पर्टिकुलर से दूसरे में जा सकते हैं, उनको आप डायरेक्टली क्या कर दोगे? ट्रांसमिट। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, आपके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब हो सकते हैं। वेजिटेटिव हो सकते हैं, यानी कि जो जिनसे डिसीज़ उत्पन्न होता है, यानी जिससे डिसीज़ हो सकता है, उनको आप वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हो। और अगर स्पोर्स की बात करें तो ये ऐसे तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और ये बेकार से बेकार कंडीशन में भी जी सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो इनको स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है। सो स्टेरिलाइजेशन क्या है? यानी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को साफ कर रहे हो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है कि स्टेरिलाइजेशन पहले तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल स्टेरिलाइजेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन। फिजिकल 4 टाइप्स में है। फर्स्ट है हीट के थ्रू, यानी कि गर्मी के थ्रू। सेकेंडली सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी से। रेडिएशन जैसे कि यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड हो गई। फिल्ट्रेशन यानी नॉर्मल छानने पे। सो ड्राई हीट जो होती है, हीट दो टाइप्स में है, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। मानिए थोड़ा सा तो आपका निवाया टाइप हो गया, मॉइस्ट हीट हो गई जिसमें थोड़ी सी नमी हो, और ड्राई हो गई जिसमें कोई नमी नहीं होती है। सो ड्राई हीट 4 टाइप्स में है जैसे कि रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। और मॉइस्ट हीट है 3 टाइप्स में, टेम्परेचर बिलो 100, अपर 100। ठीक है। और ये सब ऑटोक्लेव्स वगैरह में आते हैं। सो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज़ फिजिकल स्टेरिलाइजेशन, जिसमें पहला आता है आपका क्या? सनलाइट। सो सनलाइट में कुछ ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेस पाई जाती हैं जो आपके नेचुरल वाटर कलरेशन करवाती हैं। वाटर कलरेशन मतलब जो हमें वाटर नीले रंग का दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है? क्योंकि उसमें एक अल्ट्रा वायलेट रेस होती है। वो अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं वो मेनली क्या होती हैं? जर्मिसिडल इफेक्ट देती हैं, मतलब वो जर्म्स को किल करती है। तो आप सनलाइट के थ्रू अगर किसी चीज़ का स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हो, उसको शुद्ध करवा रहे हो, तो कैसे कराओगे कि आप वो उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेस प्रेजेंट है उसके थ्रू जब आप किसी चीज़ को शुद्ध करवाओ बाय नेचुरली सनलाइट। हीट जो है उसमें आपका आएगा, रिलायबल मेथड है ये, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका आता है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में क्या है? इस मेथड के द्वारा आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटीन का डीनेचुरेशन करवाते हो। ठीक है। यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है, वो टूट जाता है, वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाता है, ताकि उसकी पूरी तरह से ग्रोथ रुक जाए या वो बिल्कुल मर जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये पर्टिकुलर ड्राई हीट 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है आपका रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। तो ये सारे जो इफेक्ट्स है अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप देख सकते हो। रेड हीट क्या है? इस मेथड में ऑब्जेक्ट को तब तक गर्म करते हैं जब तक ऑब्जेक्ट गर्म होकर पूरा लाल ना हो जाए। ठीक है। जैसे कि आप इनोकुलेटिंग लूप्स या वायर्स को करते हो। जैसे आपको कोई वायर अगर तोड़ना हो तो उसको क्या करते हैं कि अगर हमें लोहे को काटना है तो उसको पूरा गर्म करते हैं। ठीक है। और सपोज हमें कोई भी चीज़ तोड़नी है तो उसको क्या करते हैं? हम पूरी तरह से जला देते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है कि इस मेथड में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को उतना गर्म कर रहे हो जितना वो लाल रंग का ना दिखाई दे जाए। जैसे ही वो रेड कलर का दिखाई दे जाए वो टूट जाता है। फ्लेमिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट का फ्लेम के थ्रू पास करवाते हो, यानी कि आप जो गैस बर्नर्स हैं उनकी जो फ्लेम्स होती है उसके थ्रू पास करवाते हो, और उससे क्या होता है? उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। जैसे ग्लास लाइट्स हो गई, स्कैल्पल्स हो गए। और ये जो है पर्टिकुलर मेथड जो फ्लेमिंग वाला है, ये सेकेंडरी चॉइस मेथड है। मतलब किसी को अगर फर्स्ट वाला पसंद नहीं आता है या फर्स्ट वाले के थ्रू उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर को आप सेकेंड वाले से कर सकते हो इन द केस ऑफ वायर स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ये है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है? ये एक तरह का हाई टेम्परेचर और ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड है, यानी कि आप इसमें ड्राई ऑक्सीडेशन करवा रहे हो और हाई टेम्परेचर पे उसका पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करवा रहे हो। इंसिनरेशन का टेम्परेचर क्या होता है? 1400 से 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 870 से 1200 डिग्री सेल्सियस।
ये इसका टेम्परेचर होता है। और ये पर्टिकुलर मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि आपको जब किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स मटेरियल जैसे कि पैथोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जो पैथोलॉजी में यूज़ होते हैं, उनके अंदर से अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करवाना है तो इसको यूज़ किया जाता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी के एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उनको अगर आपको उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करवाने हैं तो उसमें भी आप यूज़ करते हो। ड्रेसिंग्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हो, प्लास्टर को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हो, और नेक्स्टली बॉडी ऑर्गन या पार्ट्स को स्टरलाइज करने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो। एनिमल की डेड बॉडी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनिमल की डेड बॉडी जो है, जो येलो बैग मटेरियल वेस्ट होता है, ठीक है, उसको स्टरलाइज करने के लिए भी आप इस पर्टिकुलर इंसिनरेशन मेथड को यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं और इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ड्राई ऑक्सीडेशन। इसमें आप किसी भी तरह की नमी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप इसको ड्राई मेथड से कर रहे हो, सूखे सूखे मेथड से कर रहे हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर इसमें यूज़ हो रहा है। तो इंसिनरेशन वो मेथड है जो हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉट एयर अवन। हॉट एयर जो अवन है वो आपका फर्स्ट चॉइस मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, ग्लास प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करते हो। जैसे आप लेबोरेटरीज में देखते हो, आपके बोरोसिलिकेट ग्लासेस होते हैं, ग्लास टेस्ट ट्यूब्स होती हैं आपकी, वो सब कुछ आप अवन में रख के स्टरलाइज करते हो। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसका 160 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो 2 घंटे के लिए, और 170 डिग्री जो है वो 1 घंटे के लिए होता है। ये मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जब आपको ग्लास प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करना हो, जैसे कि ग्लास सिरिंज है आपके पास, या फिर पिपेट्स हैं आपके पास, लाइट्स हैं आपके पास। सर्जिकल आइटम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे स्कैल्पल्स होते हैं, सीजर्स होती हैं, फोर्सेप्स होती हैं। इनको भी अगर आपको स्टरलाइज करना है तो उसके लिए भी हॉट एयर ओवन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल्स, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, सल्फोनामाइड पाउडर। सो जो भी चीज़ें हाईलाइटेड हैं वो आपको दिमाग में बिठानी है अपने, कि हाँ ये चीज़ जो है जो हाईलाइटेड दिखाई हुई है ये इसका मेन पॉइंट है। सो हॉट एयर ओवन पहला चॉइस मेथड है जिसमें आप ग्लास प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करते हो। ड्राई हीट ओवन में ऑब्जेक्ट्स को एल्यूमिनियम फॉइल पे ही रैप किया जाता है, ओके, वो जलती नहीं है। अब बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कब आप करते हो, जब आपको टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री लेना हो। सपोज ऐसे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऐसे आपके पास चीज़ें हैं जो हाई टेम्परेचर पे जल जाएं या ख़राब हो जाएं, तो उनके लिए आप लो टेम्परेचर वाले मेथड्स यूज़ करोगे। जैसे कि पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, उसमें क्या होता है, एक होता है होल्डर मेथड, यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस पे आप 30 मिनट के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ को रख दोगे, उस पर्टिकुलर को आप रख दोगे, तो उससे क्या होगा, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लैश मेथड, जिसमें आप 72 डिग्री सेल्सियस पे 20 सेकंड के लिए रखते हो, इसके बाद इसे 13 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड टेम्परेचर पर रखेंगे। तो उससे आपका क्या होता है कि मॉइस्ट हीट यानी नमी के थ्रू जब आप कोई चीज़ को शुद्ध कर रहे हो, स्टरलाइज कर रहे हो, तो ये उसके मेथड्स आते हैं। नेक्स्ट इसका आता है आपका इंस्पिसेशन। इंस्पिसेशन में क्या होता है, टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है 30 मिनट्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल आपको एग को स्टरलाइज करना है, शुगर, सीरम कल्चर मीडिया, तो इनके लिए इंस्पिसेशन किया जाता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है वैक्सीन बाथ। तो जो वैक्सीन बाथ होता है इसमें टेम्परेचर होता है आपका 60 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होता है 1 घंटे के लिए। तो ये पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू हैं। सो वैक्सीन मेथड जो है मेनली किस लिए किया जाता है कि जैसे स्टरलाइजेशन करना है आपको वैक्सीन्स का, जो आप वैक्सीन्स यूज़ करते हो मोस्टली जो बैक्टीरियल वाले होते हैं उनको उसको स्टरलाइज करने के लिए भी आप यूज़ करते हो। सेकेंडरी है टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो था बिलो। अब आते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर्स में 2 मेथड्स आते हैं, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। सो बॉइलिंग क्या होता है, जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज़ को 20 से 30 मिनट के लिए रख रहे हो, जैसे कि शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बॉइलिंग मेथड से स्टरलाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉइलिंग से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ब्लंट हो जाते हैं। जैसे आप चाकू की बात करो, अगर आप उसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे 20 से 30 मिनट के लिए स्टरलाइज करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लंट। ब्लंट मतलब क्या हो गया, उनकी जो शार्पनेस थी, जो उनका पैनापन था वो दूर हो जाएगा, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको यूज़ नहीं किया जाता है जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका टिंडलाइजेशन। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है 20 मिनट्स के लिए और
3 दिनों के लिए रखा जाता है ये, उसको आप टिंडलाइजेशन इफेक्ट बोलते हो। जैसे कि अगर आपको सीरम का स्टरलाइजेशन करवाना है और शुगर जो कल्चर मीडिया है अगर उसका स्टरलाइजेशन करवाना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हो जिसको आप बोलते हो टिंडलाइजेशन। तो ये 2 मेथड्स होते हैं जो आपको टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस वाले होते हैं। जो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पर्टिकुलरली 2 मेथड्स यूज़ करने हैं, वो है आपका बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। नेक्स्ट आप जिन मेथड्स के बारे में बात करोगे वो होंगे आपके फर्दरली टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर 100 डिग्री से ऊपर का कोई मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है आपका ऑटोक्लेव। इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स चैम्बरलेन ने, ये 1885 में इन्होंने ये इन्वेंट किया था और इट इज़ मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सो ये रिलायबल क्यों है? क्योंकि इससे मोस्टली स्टरलाइज हो जाती है हर चीज़। तो इसके 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, दैट इज़ टेम्परेचर, टाइम और प्रेशर। सो अगर 121 डिग्री सेल्सियस पर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हो तो उसको आप 15 मिनट के लिए रखोगे 15 LBS पर इंच स्क्वायर पे। तो ये इसका पर्टिकुलर प्रेशर होती है, ये पर्टिकुलर टाइम है और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि इतने टेम्परेचर पर इतने मिनट ही रखना है और इतने प्रेशर पर रखना है, तो उसी से चीज़ें आपकी स्टरलाइज हो जाएंगी। सो ये जो मेथड पर्टिकुलरली स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये किस किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जो सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑटोक्लेव यूज़ किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको आप यूज़ ना करें क्योंकि वो ब्लंट हो जाएंगे, उनकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप हायर डिग्री पे उसको यूज़ करोगे। सो नेक्स्ट है आपके रबर आइटम्स। जो रबर आइटम्स हैं उसमें आपके मेनली आते हैं ग्लव्स, उनको आप यूज़ कर सकते हो। सो ये 2 चीज़ें हैं इसमें, पहला तो है आपका सर्जिकल आइटम्स यानी कि एक्सेप्ट जो शार्प आइटम्स, और रबर आइटम्स जिसमें आप ग्लव्स यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपकी ड्रेसिंग मटेरियल जैसे कि गॉज और बैंडेजेस हो गए। जो बैंडेजेस आप यूज़ करते हो उसको स्टरलाइज करना है, बैक्टीरियल फ्री करना है, माइक्रोबियल फ्री करना है, तो उसके लिए आप स्टरलाइजेशन कर सकते हो ऑटोक्लेव से। क्लोथ्स में जैसे कि गाउन हो गए, कैप्स हो गई, बेडशीट्स हो गई, पिलो कवर्स हो गई, हॉस्पिटल्स में मेनली ये यूज़ होते हैं। तो इनको बार बार स्टरलाइज करने के लिए एक पेशेंट से दूसरे में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए उसके लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं। कल्चर मीडिया कर सकते हो आप और नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इसमें एक 0.75 माइक्रोमीटर का फिल्टर काम में लेते हैं, यानी कि ऐसा फिल्टर मीडिया आप लोगे जिसका साइज़ कितना होगा 0.75 माइक्रोमीटर। जैसे कि एंटीबायोटिक अगर सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसको आप अगर स्टरलाइज करना चाहते हो तो उसको कैसे करोगे? आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हो। एग हो गया, सीरम मीडिया हो गई आपकी, या वाटर प्यूरिफिकेशन हो गया, उसको करने के लिए आपको क्या करना होता है? फिल्ट्रेशन मेथड अपनाना होता है जिससे आपका स्टरलाइजेशन इजीली हो जाता है। लेकिन उसमें मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, दैट इज़ द मेन थिंग, इज़ 0.75 माइक्रोमीटर का फिल्टर आपको यूज़ करना है, तभी ये किसी इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन। सो रेडिएशन क्या है? सी रेडिएशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर किरणें, ठीक है, जैसे कि हम पर कोई भी तरह की रेज पड़ रही हैं, जैसे यूवी लाइट हो गई आपकी, गामा रेडिएशंस हो गई आपकी, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई। सो ये रेडिएशंस होती हैं। तो जो मोस्टली रेडिएशन यूज़ की जाती है वो होती है गामा रेडिएशन, और आप इसको किस लिए यूज़ करते हो? मेथड यूज़ फॉर डिस्पोजेबल आइटम्स, यानी कि जो आप पर्टिकुलर आइटम्स को डिस्पोज करने वाले हो उनको, ठीक है, उसके लिए आप पर्टिकुलरली रेडिएशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हो। अब एक सवाल आता है कि उसको किल करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी डिस्पोज होने वाले हैं। बट अगर आप उनको डिस्पोज करने वाले हो तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर किसी और के अगर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैल सकते हैं। तो उसको टाइम पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए आप स्टरलाइज करके ही डिस्पोज करते हो। जैसे कि कैथेटर्स हो गए जो आपकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं, जैसे कैन्युला हो गया, और आईवी सेट्स हो गए आपके, और ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक सिरिंजेस हो गई। तो ऐसे पर्टिकुलर आइटम्स जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं या किसी पेशेंट से कनेक्टेड रहते हैं, उसके बाद उनको डिस्पोज करना होता है। तो डिस्पोज होने में उनका एक दिक्कत होती है कि हो सकता है कि एक से पर्टिकुलरली दूसरे में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र कर जाए, ट्रांसमिट कर जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए ही मेनली ये वाला रेडिएशन मेथड यूज़ किया जाता है।
नेक्स्टली, तो ये पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं जो मेनली स्टरलाइजेशन किए जाते हैं। सिर्फ फिल्ट्रेशन आप सिर्फ एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए, मीडिया के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। मेन की पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है कि सपोज़ जैसे कि हॉट एयर के लिए हो गया या ऑटोक्लेव हो गया, उसमें आप शार्प एजेस वाले यूज़ ना करें। रेडिएशन में आप गामा रेडिएशन यूज़ करें। डिस्पोजेबल आइटम्स के लिए आप ये यूज़ करें। फिल्ट्रेशन में 0.75 माइक्रोमीटर का फ़िल्टर यूज़ करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, जिसके थ्रू आप पर्टिकुलरली डायग्राम्स उसको ड्रॉ कर सकते हो। उसका आप पूरा मेथड ऑफ प्रोसीजर लिख सकते हो और साथ साथ में उसके एप्लीकेशंस लिख सकते हो। तो ये पर्टिकुलर होते हैं आपके सिंपल वे में द स्टरलाइजेशन प्रोसेसेस, जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखे हुए हैं। होप यू विल लाइक इट। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो. Thank you so much for liking this video. Do like, share and subscribe my channel Net Pharma for more videos. Thank you.